जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और आप सभी के लिए पुनः फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेके आ गया हूँ दोस्तों, जिसमें हम महिला पर्यवेक्षक का प्रीवियस पेपर देखने वाले हैं दोस्तों। और ये मेरा 4th क्लास है दोस्तों। इससे पहले मैंने 1st, 2nd और 3rd आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे क्लासेस है दोस्तों जो कि आपको बहुत सारे फैक्ट देंगे और आपका बहुत सारे जो डाउट है वो यहाँ से क्लियर होने वाला है और एक प्रकार से आपका एक रिवीजन क्लास होगा दोस्तों। और आपको ये पता चलेगा कि महिला पर्यवेक्षक एग्जाम कैसे लेता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। सो इन क्लासेसों के माध्यम से आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन से रूबरू हो पाएंगे और आगे आने वाले जो क्वेश्चन है उनसे भी आप कनेक्ट कर पाओगे। सो इन सभी क्लासेसों को आप अच्छा से देखिएगा। और आप सभी को पुनः फिर से बता दूं कि ये पेपर है दोस्तों 25 मार्च 2017 का, जो कि सेकंड शिफ्ट का है। और इससे पहले मैंने 20 से पहले यानी कि 1 से 20 तक क्वेश्चन करा दिया है। वो नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा। और इस क्लास में हम 10 क्वेश्चन कवर करेंगे और ये 10 क्वेश्चन नहीं होंगे बल्कि आप सभी के लिए 100 क्वेश्चन के बराबर होंगे दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही डिटेल से आपको एक-एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि गर्भवती महिलाओं के आहार में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। सो आपके पास में 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शनों में से बताना है दोस्तों कि इनमें से गर्भवती महिलाओं के आहार के रूप में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। सो पहला ऑप्शन है आपके पास में फल व सब्जियां। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों दूध से के उत्पादक। थर्ड ऑप्शन है अल्कोहल और धूम्रपान। और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में अनाज व दालें, है ना। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं दोस्तों कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। फिर भी आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। इससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट में आपके सामने रखता हूं, जिस प्रकार के हम हर एक क्लास में देखते आए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों कि गर्भवती यानी गर्भावस्था के दौरान जो है स्वस्थ आहार और जो पौष्टिक पदार्थ होता है दोस्तों, ये माँ और बच्चों दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सो पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि जो गर्भवती महिलाएं जो होती है या गर्भावस्था के दौरान जो है माँ और बच्चों के लिए दोनों के लिए पौष्टिक आहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि जो फल, सब्जी और अनाज और दालें और साथ ही साथ डेयरी उत्पादक जो पदार्थ होते हैं, ये गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक पोषक तत्व के रूप में होते हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे जो औसक आवश्यक पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। और थर्ड पॉइंट आप देख पाते होंगे अल्कोहल और धूम्रपान। और साथ ही साथ जो नशीले पदार्थ होते हैं उनसे क्या होता है दोस्तों कि गर्भवती महिलाओं के क्या होगा, यानी कि भ्रूण के विकास में गंभीर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे आ सकती है। सो यहाँ पे जो गर्भवती महिलाओं को जो है अल्कोहल या धूम्रपान या फिर नशीले पदार्थों से जो है बचाना चाहिए, यानी कि इनका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, अल्कोहल के सेवन से क्या होगा कि जो है अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है, साथ ही साथ जिससे क्या होगा कि मानसिक और शारीरिक विकृतियां उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। और धूम्रपान से जो है गर्भपात में समय से पहले प्रसव हो सकता है या फिर समय के बाद में भी हो सकता है। सो ये परिवर्तन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पे 3 फैक्ट, 3 पॉइंट आपको देखने को मिले कि गर्भावस्था के दौरान जो है यानी कि माँ और बच्चों के लिए स्वस्थ पोषक आहार होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में फल, सब्जी, अनाज, दालें और साथ ही साथ डेयरी उत्पादक जो पदार्थ होते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए पोषक प्रदान करते हैं। सो ये भी बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है। और आवश्यक तत्व होते हैं। इसके बाद में अल्कोहल हो गया या फिर जो नशीले पदार्थ है, इन सबका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है। सो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इससे आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे कि ऐसा कौन सा जो है ऑप्शन नहीं है जो कि गर्भवती महिलाओं को नहीं सेवन करना चाहिए, यानी कि उसमें शामिल नहीं है आहार के रूप में। तो ये है दोस्तों अल्कोहल और धूम्रपान। ठीक है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट से मैं आपको रूबरू कराता हूँ दोस्तों। आप सभी को पता होना चाहिए कि गर्भवती महिलाओं को फोलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम युक्त आहार लेना चाहिए। ठीक है। सो जो कि ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गर्भवती महिलाओं को फोलिक एसिड हो गया या फिर साथ ही साथ आयरन और कैल्शियम युक्त पदार्थ जो है यहाँ पे देना चाहिए। ठीक है। और इससे पहले वाले क्लास में मैंने फोलिक एसिड का क्या कार्य है और जो है ये क्यों आवश्यक है और साथ ही साथ आयरन हो गया या फिर कैल्शियम हो गया, इन सब के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल से बताया है। सो वो नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये क्लास में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो है
बार बार पूछे जाने वाले फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा दोस्तों। सो सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, कैफीन का सेवन भी का जो है सीमित मात्रा में करनी चाहिए, क्योंकि यह भ्रूण के विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, सो ये सेकंड पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शायद आपसे पूछ सकता है ना। सो कैफीन का जो सेवन है ना दोस्तों, ये काफी सीमित मात्रा में करना चाहिए कि ये क्या करता है, भ्रूण के विकास में, यानी कि भ्रूण के विकास को प्रभावित कर सकता है। सेकंड ऑप्शन आपको देखना है दोस्तों कि जो प्रोसेस्ड और ये हम कह सकते हैं जंक फूड जिससे बचना चाहिए, क्योंकि इनमें क्या होता है कि उच्च मात्रा में नमक की मात्रा होती है, जो कि आयस्वीयोकर यानी कि वसा की यहाँ पे जो है बच्चे या फिर माँ को, दोनों को जो है बहुत ही प्रभावित कर सकता है। सो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनसे भी जो है गर्भवती महिलाओं को बचना चाहिए। ठीक है, इसकी इससे क्या निष्कर्ष निकला दोस्तों क्वेश्चन का, कि जो गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, अल्कोहल और धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये निषेध होते हैं, यानी कि नशीले पदार्थों का खासकर जो है नहीं करना चाहिए, जो कि बच्चे और माँ दोनों के लिए प्रभावी यानी कि प्रभावशाली हो सकते हैं, या ये जो है प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, सो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपको यहाँ पे मिल चुका है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमने बहुत ही डिटेल से यहाँ पे देखा दोस्तों, वो जो है गर्भावस्था के दौरान एसिड हो या फिर आयरन हो या फिर कैल्शियम हो, इन सबका जो है कहीं ना कहीं गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को देना चाहिए। ठीक है, जो कि भ्रूण के विकास को प्रभावित करते हैं, जो नशीले जो पदार्थ होते हैं, साथ ही साथ जो कैफीन का जो उपयोग होता है, ये नहीं देना चाहिए। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जो है महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम डेट काफी नजदीक है, और ऐसे में आपको आपकी तैयारी का रफ्तार कहीं ना कहीं बढ़ाना होगा, या मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो गाड़ी का जो स्पीड है उसे बढ़ाना होगा, क्योंकि इतने कम समय में या तो आप जो है टेस्ट के माध्यम से अच्छा तैयारी कर सकते हो अभी हाल ही में, या फिर आप उन बुक्सों के माध्यम से कर सकते हो जो कि बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, वही पॉइंट रखते हैं आपके लिए जो एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आप जो एग्जाम देने वाले हो उसमें जो है शॉर्ट और बहुत अच्छा से जो है पॉइंट एक्सप्लेन करके मिले आपको, जिससे कि आपका समय बचेगा, और आप जो है अधिक अधिक से अधिक जो है टॉपिक्स देख सके। सो इसके लिए आपके पास में बेस्ट बुक या फिर नोट्स होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, और इसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा बुक आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित ये बुक है, और इन्होंने काफी अच्छा एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो आप इनके द्वारा प्रकाशित बुक को परचेज करके आपकी तैयारी को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा से और बहुत बेहतर कर सकते हो दोस्तों, जिससे कि आप आपके जो एग्जाम है उसको बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर पाओगे, और हर एक टॉपिक को आप अच्छा से क्लियर यहाँ से कर पाओगे। सो इस बुक को आप परचेज कर सकते हो, जो कि इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, सो वहां से जाके आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने इस बुक को इस प्रकार से बनाया है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है, और कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छा से प्रैक्टिस यहाँ पे होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रायोजन से स्वस्थ पेशेवरों के द्वारा 5 भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जाता है, वो कौन से है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन को मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि निम्नलिखित में से या निम्नांकित जो है प्रायोजन से स्वस्थ पेशेवरों के द्वारा 5 भोजन समूह का उपयोग किया जाता है, वो कौन से है, आपको बताना है। क्या पोषक संबंधित परामर्श के समाधान के लिए किया जाता है, या फिर भोज्य पदार्थों की लेबलिंग एवं निगरानी के लिए किया जाता है, या फिर रोगी को उपचारात्मक आहार समझाने के लिए किया जाता है, या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। इससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। सो आप सभी को याद रखना है दोस्तों कि जो 5 भोजन समूह के अंतर्गत जो है वे पदार्थ आते हैं, जैसे कि या वे तत्व हम कह सकते हैं, जो कि अनाज हो गया, जो कि जड़ वाली जो पदार्थ यानी कि जड़ वाली जो अनाज होते हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं, जैसे कि अनाज हो गया है ना, इसके बाद में सोयाबीन हो गया। सो खासकर ये जो ऐसे जो भोज्य पदार्थ या पोषक तत्व होते हैं, जो कि ऊर्जा मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके बाद में सेकंड आपको याद रखना है फल और सब्जियां, है ना। फल और सब्जियों को जो है पोषक तत्व के रूप में सेवन किया जा सकता है, जैसे कि विटामिन और खनिजों की मात्रा कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। ठीक है, सो फलों और सब्जियों से खासकर हमें विटामिन और खनिजों की मात्रा देखने को मिलती है दोस्तों। इसके बाद में दूध और डेयरी जो होता है, जिसमें कि कैल्शियम की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा कहीं ना कहीं काफी अच्छी मात्रा में यहाँ से हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में मांस हो गया, अंडे, दूध या दाल, या फिर
अन्य जो पोषक पदार्थ होते हैं जिनसे कि प्रोटीन के जो आवश्यक तत्व होते हैं वो मिलते हैं, साथ ही साथ अमीनो एसिड्स की मात्रा कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है, ठीक है, जिसमें कि मछली, मांस, अंडे और दालें हो गई, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों वसा और शर्करा। सो यहाँ क्या करता है दोस्तों, ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। सो इसलिए वसा वाले जो पदार्थ है उनका भी जो है कहीं न कहीं पोषक तत्व के यानी पोषक तत्वों के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है, जो कि एनर्जी यहाँ पे एनर्जी इनके माध्यम से एनर्जी मिलता है, यानी कि ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। सो इस प्रकार से आपको सभी पॉइंट याद रखना है दोस्तों। इन सबके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है कि अनाज जो है क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये जड़ वाली होती है। और ये क्या करती है दोस्तों, ये जड़ वाले अनाज जो है ये बहुत अधिक आवश्यक होते हैं, क्योंकि ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। और फल हो या सब्जी, इनसे विटामिन और खनिजों का प्रमुख स्रोत इन्हें माना जाता है, जो इनसे जो है विटामिन और खनिजों की प्राप्ति होती है, ठीक है। और दूध और डेयरी से कैल्शियम और प्रोटीन्स की, ठीक है। इसी प्रकार मांस, मछली, अंडे इत्यादि भी देख लीजिएगा जो कि प्रोटीन्स के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से यहाँ पे आपके पॉइंट कंप्लीट होते हैं दोस्तों। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पुनः फिर से आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस प्रणाली का उपयोग जो है स्वस्थ पेशेवरों द्वारा इन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि पोषक परामर्श, है ना, यानी कि क्या, पोषक परामर्श के लिए किया जाता है, यानी कि संतुलित आहारों की सलाह देने में मदद करता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट याद रखना है आपको कि खाद्य लेबलिंग के लिए भी उपयोग किया जाता है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आहार संबंधी जो गाइडलाइंस है उनको तैयार करने के लिए भी ये प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में थर्ड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, चिकित्सीय आहार या समझाने के लिए, यानी कि कोई रोगी है तो रोगी को उसकी स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार जो है उनको पोषक तत्व बताया जाता है, ये आहार निर्धारित करने की सहायता दी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ से आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है क्या, कि ऐसा कौन सा जो पोषक तत्व, यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रायोजन में स्वस्थ पेशेवरों द्वारा 5 पोषक तत्वों की प्रणाली यहाँ पे शामिल होती है। तो ये सभी है, पोषक तत्व संबंधित परामर्श भी यहाँ पे दिया जाता है। इसके बाद में भोज्य संबंधित जो लेबलिंग है ये भी यहाँ पे किया जाता है, और रोगों को उपचार में सहारा यानी कि आहार के रूप में समझाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, रोगी को। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन, यानी कि ये चारों ऑप्शन आहार के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों। इसके बाद में कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों, ये जो कि WHO और ICMR, अब इससे पहले वाले क्लास में मैंने WHO और ICMR के मैंने बारे में बहुत ही डिटेल से बताया दोस्तों। ये क्या होता है, संतुलित आहार में क्या होता है दोस्तों, 50 से 60% यहाँ पे संतुलित आहार होना चाहिए, है ना। संतुलित आहार में 50 से 60% होना चाहिए, और 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट और 50 से 20% प्रोटीन्स होना चाहिए, और 20 से 30% क्या होना चाहिए, वसा की मात्रा होना चाहिए। सो ये मानता है दोस्तों WHO और साथ ही साथ ICMR, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो जो है कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होना चाहिए 50 से 60%, और प्रोटीन्स की मात्रा होना चाहिए कितना, 15 से 20%, ठीक है। और जो है वसा की मात्रा होना चाहिए इसमें 20 से 30% पोषक तत्वों में, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और संतुलित आहार में हृदय रोग, यदि संतुलित आहार यदि आप ना ले और इसमें संतुलित आहार की कहीं की कमी होगी तो दोस्तों मधुमेह और मोटापे में खतरा जो है बढ़ सकता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए भी आप जो है संतुलित आहार का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपका मधुमेह हो गया या फिर मोटापा हो गया, इसका खतरा कहीं ना कहीं कम होता है, ठीक है। सो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और आहार में विविधता बनाए रखने यानी कि रखना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों, ताकि आप आवश्यक पोषक तत्व ले सके, है ना। सो यदि आप आहार को बहुत ही अच्छा से बनाए रखते हो तो कहीं ना कहीं आपके पोषक तत्वों में जो है बहुत अच्छा रहेगा, यानी पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त रहेगी, जिससे कि आपको जो है बहुत सारी जो बीमारियां हम कह सकते हैं, या फिर आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है, जिससे कि जो है बहुत सारी बीमारियां आपको डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएंगी, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो इस क्वेश्चन से क्या निष्कर्ष निकला दोस्तों, सो 5 समूह प्रणाली के अंतर्गत हमने समझा कि ये सभी पोषक यानी कि सभी पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि आपने तीनों ऑप्शन देखा, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इनमें से कौन सा एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। सो आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है। सो पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे एलानिन, नेक्स्ट ऑप्शन देख पा रहे होंगे स्पार्टिक अम्ल, और थर्ड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ग्लूटामिक अम्ल, और जो है फोर्थ ऑप्शन देख पा रहे होंगे लाइसिन अम्ल। सो इनका राइट आंसर बताना है इन चारों ऑप्शनों में से। इससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपसे
रूबरू करता हूँ दोस्तों। तो पहला आप देख पा रहे होंगे अमीनो एसिड क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये यहाँ पे क्लियर हुआ आपका कि जो अमीनो एसिड क्या होता है। अमीनो एसिड क्या होता है दोस्तों, ये प्रोटीन अमीनो अम्ल से क्या होता है, ये प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, जो कि शरीर को, यदि हम यहाँ पे देखें दोस्तों कि शरीर को 20% यानी कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिसमें से जो 9 कैसे होते हैं दोस्तों, जिसमें से 9 आवश्यक होते हैं और शरीर इन्हें खुद नहीं बनाता है, ठीक है। सो ये कहाँ से देखने को मिलेगा, इनकी प्राप्ति हम कहाँ से करेंगे, तो हम करेंगे पोषक पदार्थों से, है ना। यानी कि जितने भी हम भोजन के रूप में जो पोषक तत्व लेंगे, वहां से हमें 9 प्रकार के जो अमीनो अम्ल वो देखने को, यानी कि उनकी प्राप्ति हमें होगी। और जो 11 प्रकार के जो पोषक तत्व है, वो पोषक तत्व हमारे शरीर के माध्यम से प्राप्त होते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से अमीनो अम्ल सॉरी इस प्रकार से अमीनो एसिड्स की मात्रा जो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिला दोस्तों। और ये आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हुआ होगा। सो अमीनो एसिड्स क्या है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिला। और कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के। और इन 20 प्रकार में से 9 जो होते हैं, ये आवश्यक तो होते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर में नहीं बनते। सो इनको हम जो है पोषक तत्व या फिर भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। अब आवश्यक अमीनो एसिड्स कौन कौन से है, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। सो पहला आपको याद रखना है लाइसिन। और कुछ ऐसे पॉइंट भी आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों इन क्लासेसों में, जो कि आपसे याद नहीं होंगे, लेकिन यदि आप बार बार उनको देखोगे तो कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्ट कर पाओगे। सो जब तक आप बार बार जो है देखोगे नहीं, बार बार रिपीट नहीं करोगे, रिविजन नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं वो जो शब्द है वो याद नहीं होंगे। इसलिए आप रटने का कोशिश ना करें, क्योंकि लास्ट समय में हमें रटना नहीं चाहिए, बल्कि एक दो बार आप देख लीजिए। बार बार यदि आप देखोगे, बार बार टेस्ट लगाओगे, तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट या वो शब्द जो है आपको जो है बार बार दिखेंगे, जिससे कि आप उनको याद रख पाओगे, ठीक है। सेकंड अमीनो एसिड के लिए जो है दोस्तों, अमीनो एसिड में कौन कौन से आवश्यक है, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो पहला हमने देखा दोस्तों यहाँ पे लाइसिन, इसके बाद में ल्यूसिन, है ना। इसके बाद में आइसोल्यूसिन, ठीक है। थर्ड आप देख पा रहे होंगे आइसोल्यूसिन, उसके बाद में मेथियोनिन, है ना। इसके बाद में फिनाइलेनिन है, इसके बाद में प्रोनिन, इसके बाद में जो है ट्रिप्टोफैन, है ना। इसके बाद में क्या है, वॉलिन है, इसके बाद में हिस्टिडीन, ठीक है। सो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि आपको याद रखना है। और शिशुओं के लिए आवश्यक होते हैं दोस्तों हिस्टिडीन, ठीक है। सो आवश्यक अमीनो एसिड्स के बारे में मैंने बताया दोस्तों, इनको मैं पुनः फिर रिपीट करता हूँ। पहला लाइसिन है, उसके बाद में ल्यूसिन है, उसके बाद में आइसोल्यूसिन है, उसके बाद में मेथिनोन है, सॉरी मेथियोनिन है, ठीक है। इसके बाद में फिनाइलानिन है, इसके बाद में जो है थ्रेनोनिन है, ठीक है। इसके बाद में जो है ट्रिप्टोफैन है, वॉलिन है और हिस्टिडीन है, ठीक है। सो इस प्रकार से ये जो है अमीनो एसिड्स आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लाइसिन क्या है। सो लाइसिन क्यों आवश्यक होता है दोस्तों। सो लाइसिन क्या करता है, ये मांसपेशियों के निर्माण और ऊतकों के पुनः निर्माण में आवश्यक होता है, ठीक है। यह हम कह सकते हैं कि इनको रिकवर करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, ठीक है। सो मांसपेशियों में क्या करते हैं, ये मांसपेशियों के निर्माण और जो है ऊतक पुनः निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो है कोलाजन, ये क्या करता है दोस्तों, कोलाजन के उत्पादक में भी सहायक होता है, जो कि त्वचा, हड्डियों और जोड़ों के लिए जरूरी होता है, ठीक है। सो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे ऐड करना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एंटीवायरस गुणवत्ता होते हैं, कैसे होते हैं एंटीवायरस जो है गुण इनमें होते हैं, यानी कि जिससे क्या होगा दोस्तों, जो है हर्पिस वायरस से लड़ने में ये मदद करते हैं, ठीक है। सो एंटीवायरस, पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये जो लाइसिन एमिनो जो है, इनमें क्या पाया जाता है, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, जो कि ये क्या करते हैं, हर्पिस वायरस से लड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है अच्छी बनी रहती है, ठीक है। और लाइसिन के जो प्रमुख स्रोत क्या क्या है दोस्तों, लाइसिन के प्रमुख स्रोत आपको देखने को मिलेगा, वो चाहे मांस हो, अंडे हो, और जो है डेयरी उत्पादक पदार्थ जैसे कि पनीर, दूध, दही या सोयाबीन या दाल, है ना। सो इत्यादि जो पदार्थ है लाइसिन के मुख्य स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों लाइसिन क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये मांसपेशियों के निर्माण और ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। और हमने सेकंड पॉइंट देखा इससे जुड़ा हुआ कि कोलेजन उत्पादन में भी लाइसिन महत्वपूर्ण होता है, यानी कि सहायक होता है, जो कि त्वचा, हड्डियों और जोड़ों के लिए जरूरी होता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया दोस्तों, सेकंड, जो कि एंटी वायरल गुण भी कहीं ना कहीं जो है लाइसिन में हमें देखने को मिलते हैं, और जिससे कि जो है हर्पिस वायरस, ये क्या करता है, हर्पिस वायरस से लड़ने में मदद करता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है प्रतिरक्षक प्रणाली भी बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि मजबूत रखने में मदद करता है, ठीक है। और इसके स्रोत मैंने आपको बताया मांस, अंडे और दूध, जैसे कि पनीर, दूध, दही, है ना, सोयाबीन, दालें इत्यादि, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लाइसिन को समझा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ चुका है दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट में कि जो गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए लाइसिन जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि
क्योंकि यह शरीर के विकास और ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, सो इसीलिए भी जो है लाइसिन महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। इसके बाद में शाकाहारी जो लोग होते हैं, शाकाहारी लोगों को दालें और सोयाबीन में जो है लाइसिन की मात्रा, पर्याप्त मात्रा कर यानी कि जो है प्राप्त करना चाहिए। सो ये कहाँ से मिलेगा? सो शाकाहारी पदार्थों के माध्यम से यदि आप लेते हो तो सोयाबीन से आपको लाइसिन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में मिलता है दोस्तों। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको ऐड करना है, थर्ड पॉइंट आपको ऐड करना है दोस्तों कि लाइसिन की कमी से जो है जैसे कि थकान हो गया, कमजोरी हो गया, एनीमिया जैसी जो रोग है, इनका समस्या कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। सो इनको मेंटेन करने के लिए आपको लाइसिन जो है लाइसिन हो गया, या हम ये कह सकता हूँ कि लाइसिन के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में सोयाबीन जो है इसका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि जो है लाइसिन की मात्रा यहाँ से पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का जितना फैक्ट और जितना डिटेल चाहिए था आपको वो पूरा मिल चुका होगा। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल चुका होगा कि इनमें से कौन सा औसहायक अमीनो अम्ल है। सो वो है दोस्तों लाइसिन। ठीक है, और उसके बाद में जो है ये मैंने पूरे जो है अमीनो अम्ल के पूरे नाम आपको बता दिया था। इन सबको भी आपको याद रखना है, क्योंकि अभी इस बार इन्होंने लाइसिन का पूछा है, क्या पता नेक्स्ट बार ये जो है ल्यूसिन का पूछ ले या फिर आइसो ल्यूसिन का पूछ ले। तो ये पूरे जो एमिनो अम्ल है इन सबको आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेके चलता हूं दोस्तों, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि खसरे के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी है? क्या जीवाणु है, विषाणु है, शैवाल है, कवक है? इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। सो यदि मैं खसरा की बात करूँ दोस्तों, खसरा क्या है पहले हम ये समझते हैं। सो यह एक संक्रमक बीमारी या संक्रमक विषाणु जनित रोग होता है दोस्तों, जो कि मीजल्स यानी कि मीजल्स वायरस के कारण फैलता है। तो पहला पॉइंट तो आपका यहाँ पे ये क्लियर होता है दोस्तों कि जो खसरा जो होता है कैसा होता है? विषाणु जनित होता है। ठीक है, जो कि किसके कारण फैलता है? सो मीजल्स वायरस के कारण फैलता है, और यह खासतौर पर छोटे बच्चों को प्रभावित करता है, लेकिन टीकाकरण ना होने पर जो है बड़ों को भी ये होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सो ये तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों, क्या कि खासतौर पर ये इन पर प्रभावित करते यानी कि इनको प्रभावित करते बच्चों को करता है, लेकिन यदि टीकाकरण ना हो तो उस कंडीशन में बड़ों को भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, और ये खांसने, चीखने और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है खसरा। ठीक है, सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे खसरा को समझा है दोस्तों। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। तो ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। लक्षण क्या होते हैं दोस्तों? पहले तो तेज बुखार आना स्टार्ट हो जाता है, खांसी और नाक बहना शुरू हो जाता है, आंखों में ललीमा या फिर हम कह सकते हैं कि पानी आना यहाँ पे शुरू हो जाता है, और चेहरे से यानी कि चेहरे से शुरू होकर पूरे शरीर में कैसे लाल चट्टे पड़ना स्टार्ट हो जाती है, और भूख में कमी जो आना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे कमजोरी महसूस होने लगती है। सो ये इनके लक्षण है। पहला तेज बुखार आना, खांसी और नाक के साथ नाक बहना, इसके बाद में आंखों में ललीमा और पानी का आना, और चेहरे से जो है शुरू होकर पूरे शरीर में छत्ते बढ़ जाना। ठीक है, सो इस प्रकार से ये पॉइंट आपको याद रखना है इसके लक्षण के। ठीक है, और इसका उपचार कैसे किया जा सके, रोकथाम कैसे हम कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों। सो इसका रोकथाम आप इलाज के माध्यम से कर सकते हो, यानी कि खसरे का कोई विशिष्ट जो है इलाज तो खैर वह नहीं है, लेकिन लक्षणों को कम करने के लिए जो है दवा उपयोग किया जा सकता है, यानी कि दवा दी जा सकती है, और मरीजों को पर्याप्त मात्रा में आराम, तरल पदार्थ और पौष्टिक पदार्थ यहाँ पे दिया जाना चाहिए। ठीक है, और विटामिन ए की खुराक जो है दी जाती है, जिससे कि गंभीर जटिलता का खतरा कहीं ना कहीं काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से खसरे से बचा जा सकता है। ठीक है, और इसका रोकथाम भी यही है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। MMR वैक्सीन जो है 9 से 12 महीने में लगभग यहाँ पे दिया जाता है, और ये 16 से 24 महीने की उम्र में दिया जाता है। सॉरी, 16 से 24 महीने की उम्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, और स्वच्छ और संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना है, और इनसे बचना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है रोकथाम के उपचार या रोकथाम के पॉइंट है जो कि मैंने आपके सामने रखा दोस्तों। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ पुनः फिर से कि WHO के अनुसार खसरा जो है बच्चों में मृत्यु का एक प्रमुख कारण रहा है दोस्तों, लेकिन टीकाकरण से इसको रोका जा सकता है। ठीक है, और यदि टीकाकरण ना हुआ हो तो ये जो रोग है बड़ों को भी हो सकता है, और भारत सरकार ने 2023 तक खसरा और जो रूबेला है इसको खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट शायद आपके लिए हो सकता है दोस्तों, जो कि आपको याद रखना है कि भारत सरकार ने 2023 तक खसरा हो और जो रूबेला है ना, दो ऐसे बीमारियां हैं जो कि खसरा और रूबेला, इनको खत्म करने का लक्ष्य रखा है, और टीकाकरण के कारण जो है
2000 से अधिक अब तक जो है खसरे के मामले जो लगभग 73 है ना, 2000 से अब तक जो है लगभग 73% की कमी जो है यहाँ पे हमें देखने को मिली है टीकाकरण के माध्यम से। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, जो कि दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे जो है दे पाओगे दोस्तों, जो कि खसरे के लिए इनमें से कौन सा जीवाणु है ना। तो क्या है दोस्तों, सॉरी, इनमें से कौन सा उत्तरदायी होता है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या है, वायरस है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्या है, वायरस, यानी कि सेकंड ऑप्शन। ठीक है, यानी कि विषाणु के द्वारा फैलता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि इनमें से कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित हो सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित हो सकता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्या विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है। ठीक है, इससे पहले कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। विटामिन डी है ना, सो ये क्या होता है दोस्तों, विटामिन डी एक ऐसा पोषक जो है विटामिन, सॉरी, ऐसा विटामिन होता है जो कि शरीर में इनका निर्माण होता है। यानी कि कैसा होता है, यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है। पहले तो ये याद रखना है, जो कि आप सभी को पता है कि जो ए, डी, ई और के ऐसे विटामिन होते हैं जो कि ये कैसे होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, और जल में घुलनशील यदि हम बात करें दोस्तों, तो बी और सी ऐसे हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है, जिसे कहाँ से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। तो विटामिन डी को हमें जो मिलता है वो मिलता है सूर्य के प्रकाश से। कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है दोस्तों। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी कि सूर्य के रोशनी के संपर्क में आने से ये खुद बनता है। ठीक है, सो इस प्रकार से निर्माण कहाँ से हो रहा है, बॉडी से ही हो रहा है ना। और यह कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण अवशोषण में भी मदद करता है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। सो कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में भी मदद करता है, जिससे क्या होगा दोस्तों, हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसे सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है, सॉरी, सनसाइन विटामिन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप दे पा रहे होंगे कि जो है शरीर से कौन सा विटामिन का निर्माण होता है, विटामिन डी का होता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, और विटामिन डी के बारे में मैंने पूरे डिटेल्स आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझते हैं विटामिन डी का संश्लेषण। तो जब क्या होता है दोस्तों, जब हमारी त्वचा सूरज के संपर्क में आती है, यानी कि सूरज की यूवी बी किरणों के संपर्क में आती है ना, तो क्या होगा कि शरीर में जो है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा, यहाँ पे विटामिन D3 में बदलता है। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि क्या होगा कि जब आप सूर्य के प्रकाश के यानी कि सूर्य की रोशनी के संपर्क में आपकी त्वचा जाएगी, आपकी बॉडी होगी, है ना, तो उस समय क्या होगा कि यूवी बी किरणों के संपर्क में जब आप आते हो, तो इसमें क्या होगा कि 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो है ये क्या करेंगे, डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को विटामिन D3 में क्या कर देता है, ये बदल देता है। और यहाँ यकृत और गुर्दे में जाकर क्या करेगा, सक्रिय रूप से बदल जाता है, जिससे कि जो है क्या, अब यहाँ पे क्या होगा कि जिससे कि कैल्सिट्रियोल इसे कहते हैं। ठीक है, सो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, शायद आपसे पूछा जा सकता है। सो इस प्रकार से क्या होगा दोस्तों, ये जो है यकृत और लिवर में जाकर बदल जाता है। ठीक है, यानी कि सक्रिय हो जाता है। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि विटामिन डी का संश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है, और यह सक्रिय रूप से हड्डी और दांतों और मांसपेशियों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, सो ये फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। और आप सभी को पुनः फिर से बता दो दोस्तों कि इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सो वहां से जाकर डाउनलोड करके इसे पुनः फिर से आप एक बार अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं। सो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जो कि खासकर ये बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, जिससे कि हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसके बाद में ऑस्टियो मलेशिया जो है दोस्तों, ये वयस्कों में जो है ये रोग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि हड्डियां यहाँ पे क्या हो जाती है, नरम हो जाती है, और कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि जो है प्रतिरोध प्रतिरोधक क्षमता भी काफी कमजोर हो जाती है। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो विटामिन डी की आवश्यकता होती है, और हड्डी फ्रैक्चर का खतरा कहीं ना कहीं इससे बढ़ जाता है। ठीक है, इसकी कमी के कारण। सो ये पर्याप्त मात्रा में जो है विटामिन डी लेने से जो है इम्यूनिटी सिस्टम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और हड्डियां खासकर मजबूत रहेंगी। ठीक है, सो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में विटामिन डी के स्रोत क्या क्या है, तो पहला तो सूरज है। इसके बाद में स्रोत जो है आहार के रूप में आप ले सकते हैं, मछलियों का तेल, इसके बाद में फैटी फिश, इसके बाद में अंडे, है ना, अंडे की दर्जी, और मशरूम, और फोर्टिफाइड यानी कि दूध और अनाज। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन डी के। ठीक है, इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पे देखते हैं। तो सूरज की रोशनी से जो है 15 से, यानी कि सूरज की रोशनी में 15 से 20 मिनट तक हर रोज रहना चाहिए, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल सके दोस्तों। और गहरे रंग की त्वचा वाले जो कपड़े हैं, उनको ज्यादा धूप की जरूरत, यानी कि ज्यादा धूप की जरूरत होती है दोस्तों, क्योंकि
इनकी त्वचा में क्या होता है, अधिक मात्रा में मेलिन पाया जाता है। सेकंड पॉइंट एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आ रहा है दोस्तों, कि जो गहरे रंग की त्वचा वाले जो लोग होते हैं ना, इनको धूप यानी कि धूप की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि इनकी त्वचा में अधिक मेलिन होता है। और WHO के अनुसार जो है 50% से अधिक लोग जो है विटामिन डी की कमी से ग्रसित है। ठीक है, तो ये आंकड़ा निकाला गया है दोस्तों WHO के अनुसार। और गर्भवती महिला और बुजुर्गों को विशेष रूप से विटामिन डी जो है कंप्लीट लेने की सलाह यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, प्रोटीन और ऊर्जा कुपोषण क्यों है, यानी कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण क्या है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, जब यह तब होता है दोस्तों जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता है, जिससे कि कैलोरी नहीं बने, यानी कि कैलोरी नहीं मिलता, प्रोटीन और कैलोरी नहीं मिलता है, यानी कि गर्भावस्था गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं में पीईएम का जो सीधा प्रभाव है या सीधा असर जो कहीं ना कहीं बच्चों के विकास में पड़ता है, और ये पूरा उत्तरदायी जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तरजीविता का प्रभाव पड़े, यानी उत्तरजीविता पर पड़ता है। सो कहीं ना कहीं विटामिन या प्रोटीन्स की मात्रा जो है बच्चे और माँ दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है इसकी कमी। ठीक है, सो इसके लिए पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यक होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे मिल चुका है दोस्तों। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों, सो विटामिन डी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और ये क्वेश्चन है दोस्तों जो कि गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में पीईएम को प्रभावित कर सकता है। क्या कर सकता है, गर्भावस्था शिशु की वृद्धि, या फिर गर्भावस्था शिशु का पोषण, या फिर गर्भावस्था शिशु की उत्तरदायी दर, या फिर उपयुक्त सभी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है कि गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं को पीईएम क्या प्रभावित कर सकता है, खालिस्तान को प्रभावित कर सकता है। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले हम समझते हैं पीईएम का प्रभाव, है ना। ये क्या कहते हैं दोस्तों, पहले तो गर्भावस्था के दौरान जो होता है ना दोस्तों, जो है गर्भावस्था शिशु की वृद्धि हम यहाँ पे देखें दोस्तों, सो जो अपर्याप्त पोषण के कारण शिशु का विकास धीमा हो जाता है। ठीक है, सो यदि अपर्याप्त पोषण मिल रहे हैं, यानी पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिशु के विकास में जो है प्रभावित करेगा, विकास को प्रभावित करेगा, यानी कि धीमा हो सकता है। और गर्भावस्था शिशु की पोषण स्थिति यदि हम देखें दोस्तों, तो शिशु में जो है जन्म यानी कि जन्मजात दोष या फिर कम वजन की समस्या कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। और गर्भावस्था शिशु की उत्तरजीविता दर भी यहाँ पे बहुत कमजोर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक प्रणाली जो है काफी कम हो सकती है, यानी कि इसको प्रभावित कर सकता है, जिससे कि नवजात शिशु की मृत्यु दर यहाँ पे बढ़ती है, और मृत्यु होने की जो चांसेस है यहाँ पे बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा दोस्तों पीईएम के कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव, जो कि तीनों पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा दोस्तों कि ये क्या करता है, ये मुख्य रूप से शिशु के जो है गर्भावस्था की में भी वृद्धि को क्या करता है, कम करता है। इसके बाद में जो है गर्भावस्था में शिशु की पोषण स्थिति को भी प्रभावित करता है, और गर्भावस्था में शिशु की उत्तरदायी जीव भी होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, और क्यों होगा ये मैंने आपके सामने रखा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान पोषण संबंधित कुछ आवश्यक तत्व हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, है ना। प्रोटीन्स यानी कि गर्भवती महिला को रोजाना कितना देना चाहिए दोस्तों, रोजाना होना चाहिए 75 से 100 ग्राम प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। और कैलोरी कितना होना चाहिए दोस्तों, कैलोरी आपको याद रखना है, यानी कि 300 से 500 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। और आयरन की आवश्यकता जो है दोस्तों, जो है कि एनीमिया से बचाने के लिए जो लगभग 27 mg जो है आयरन की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। और फॉलिक एसिड आपको याद रखना है, यूरल ट्यूब या फिर डिफेक्ट को रोकने के लिए 400 से 600 एमसीजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो है गर्भावस्था के दौरान जो है स्तनपान के दौरान संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व थे, वो चाहे प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, आयरन हो या फोलिक एसिड हो, इन तीनों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है दोस्तों। इसके बाद में यदि हम यहाँ पे बात करें दोस्तों पीईएम को रोकने के उपाय क्या है, तो इसके लिए संतुलित आहार लेना चाहिए, जैसे कि सब्जी, अनाज, फल, दाल, अंडे, मांस इत्यादि। ठीक है, इसके बाद में आयरन और फॉलिक एसिड जो है सप्लीमेंट लेना चाहिए। सो ये जो है खासकर एनीमिया से बचाने के लिए सहायक होता है दोस्तों। इसके बाद भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए, और नियमित व्यायाम करते रहना चाहिए, और गर्भावस्था के दौरान नियमित स्वास्थ्य की जांच कराते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आप पीईएम का जो है बचाव या इसका रोकने के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, इन पॉइंटों को याद रखकर। ठीक है, इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। WHO के अनुसार जो है विकासशील देशों में लगभग 40% से अधिक गर्भवती महिलाएं कैसी हो रही है, कुपोषण का शिकार हो रही है। और भारत में यदि हम देखें तो भारत में 30% नवजात शिशु कम वजन से पैदा हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण क्या है, कुपोषण का
कारण बताया जा रहा है। और सरकार की जो योजनाएं हैं कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत अच्छे से काम कर रही है और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण सहायता प्रदान कर रही है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे सरकार के द्वारा योजनाएं चलाए गए, उन सबको मैंने बहुत ही अच्छा से पिछला वीडियो में बताया है। सो वो आप देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे पुनः फिर से देख लेते हैं। क्या है गर्भावस्था यानी कि गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में पीईएम जो है इन तीनों को प्रभावित करेगा, यानी कि गर्भावस्था शिशु की वृद्धि को भी प्रभावित करता है और गर्भावस्था शिशु के पोषण की स्थिति को भी यहाँ पे प्रभावित करता है और गर्भावस्था शिशु की जो है उत्तरजीविता दर को भी घटाता है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो गया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह का जोखिम बढ़ जाता है, खालिस्तान का जोखिम बढ़ जाता है। ये आपको बताना है कि किस लिए बढ़ जाता है। ठीक है, सो आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे प्रिय सॉरी प्रीक्लेम्पसिया यानी कि हाई ब्लड प्रेशर प्लस हाथ पांव में सूजन प्लस जो है मूत्र में प्रोटीन, क्या ये हो सकता है या फिर समय से पहले प्रसव हो सकता है या फिर सिजेरियन जन्म हो सकता है या उपरोक्त सभी, है ना। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से जो है नियंत्रित मधुमेह खालिस्तान का जोखिम बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इससे पहले हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को। सो गर्भावस्था के दौरान क्या होता है दोस्तों, मधुमेह होने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है, यानी कि गर्भावस्था में मधुमेह क्या है ये हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों। ठीक है, सो यह क्या दोस्तों एक मेटाबॉलिक विकार होता है जिसमें कि क्या होगा कि गर्भावस्था यानी कि गर्भवती महिलाओं का ब्लड शुगर लेवल सामान्य से अधिक हो जाता है और यह माँ और शिशु दोनों के लिए जटिलता का कारण कहीं ना कहीं बन सकता है। ठीक है, सो जो है गर्भावस्था में मधुमेह क्या है ये हमने यहाँ पे देखा है। इस प्रकार से ये क्या होता है, मेटाबॉलिक विकार होता है जिसमें क्या होगा कि गर्भवती महिलाओं का ब्लड शुगर यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल कैसा होता है, सामान्य का अधिक हो जाता है और यह माँ और शिशु दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं अनियंत्रित मधुमेह से होने वाले खतरे क्या है। ठीक है, सो पहला जो आपको देखने को मिलेगा प्री एक्लेमेम्पिसिया, है ना। प्री एक्लेम्पिसिया ये क्या है दोस्तों, यह एक गंभीर स्थिति है दोस्तों जिससे कि क्या होगा उच्च रक्तचाप और साथ ही साथ सूजन और मूत्र में प्रोटीन की मात्रा कहीं ना कहीं उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसमें जो है गर्भपात जो है समय से पहले या फिर जन्म के बाद कहीं ना कहीं खतरा यहाँ पे बढ़ सकता है। ठीक है, इसके बाद में समय से पहले प्रसव यदि हो तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि ब्लड शुगर में जो है असंतुलन के कारण शिशु का विकास समय से पहले पूरा नहीं हो पाता है और जिससे कि क्या होगा आईसीयू में क्या होगा, एनआईसीयू में भर्ती होने यानी कि होना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है तीसरा पॉइंट। इसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखना है दोस्तों सिरेजियन जन्म। ये सिरेजियन जन्म क्या होता है दोस्तों, जो कि बच्चों का जन्म जो है सामान्य से अधिक जो हो सकता है जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी में कहीं ना कहीं जटिलता आ सकती है और सिजेरियन की यहाँ पे आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अनियंत्रित मधुमेह के होने के खतरे कौन कौन से हो सकते हैं, प्री एक्सलेम्पेसिया ये हमने देखा, इसके बाद में जन्म से पहले प्रसव और इसके बाद में जो है सिरेजियन, है ना। इन तीनों पॉइंटों को मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो ये अनियंत्रित मधुमेह के खतरे हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको आपको याद रखना है। इसके बाद मधुमेह से बचाव कैसे कर सकते हैं दोस्तों, संतुलित आहार आपको लेना है और जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो खाद्य पदार्थ है जैसे कि सब्जियां, साबुत अनाज, दाल और प्रोटीन से युक्त जो है भोजन आपको सेवन करना होगा। इसके बाद में नियमित व्यायाम आपको करना है, यानी कि हल्का वॉक, योग या फिर प्रेगनेंसी एक्सरसाइज आपको यहाँ पे करना होगा और ब्लड शुगर की निगरानी करनी चाहिए, जो कि नियमित रूप से ब्लड शुगर चेक कराते रहना चाहिए और डॉक्टरों की सलाह से यदि आप जरूरत हो तो इंसुलिन या फिर दवा का सेवन करते रहना चाहिए। ठीक है, सो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे बचाव के उपाय। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, जो कि भारत सरकार ने हर 10 यानी कि 10 में से एक गर्भवती महिलाओं को जो है गर्भकालीन मधुमेह होता हुआ देखा है। ठीक है, यानी कि हर 10 में से एक गर्भवती को जो है गर्भकालीन मधुमेह होता हुआ पाया है। सो कहीं ना कहीं काफी गंभीर समस्या है और डब्ल्यूएचओ के अनुसार यदि मधुमेह को नियंत्रित ना किया जाए तो 50% महिलाओं को भविष्य में टाइप 2 या फिर डायबिटीज विकसित होने का खतरा हो सकता है। सो ये कहीं ना कहीं भविष्य के लिए काफी खतरनाक है और गर्भावस्था के दौरान जो है संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से मधुमेह के खतरे को जो है 70% तक कम किया जा सकता है। सो इसके लिए खासकर जो है संतुलित आहार और नियमित व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सो इस प्रकार से आपको ये पूरे फैक्ट याद रखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पाओगे कि
गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से जो है नियंत्रित मधुमेह का जोखिम बढ़ जाता है। वो क्या बढ़ता है दोस्तों? तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो चाहे जो है प्रीक्लैम्सिया हो या फिर समय से पहले प्रसव हो या फिर सीजर हो, है ना? तो इस प्रकार से इस ऑप्शन का तीनों, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तीनों ऑप्शन होंगे, ठीक है? तीनों ऑप्शन, यानी कि चौथा ऑप्शन, सभी इन सभी, यानी कि चारों ऑप्शन इस क्वेश्चन को राइट दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन है कि नाभि रज्जु, यहाँ कह सकते हैं कि गर्भनाल के संक्रमण के संकेत जो है शामिल है, किसमें शामिल है? आधार तल, यानी कि आधार का लाल या सुझा हुआ दिखना, या फिर रक्त स्त्राव होते रहना, या फिर पीला या सफेद मवाद निकलना, है ना? सो इसमें बताना है आपको कि जो गर्भनाल के संक्रमण के क्या संकेत शामिल है, ठीक है? सो इससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। गर्भनाल क्या होता है, ये हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों। सो ये क्या होता है दोस्तों? ये माँ और भ्रूण के बीच जो है पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाने वाली एक नली होती है, जिसे कहा जाता है गर्भनाल, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जन्म के बाद क्या होता है दोस्तों? डॉक्टर जो है इससे काटकर क्लैंप कर देते हैं। क्या करते हैं डॉक्टर? जन्म के बाद में इसे क्लैंप कर देते हैं और यह कुछ दिनों के लिए सूख कर गिर जाता है, ठीक है? सो ये आप यहाँ पे समझे गर्भनाल क्या होता है। और गर्भनाल का संक्रमण क्या है, ये हम समझते हैं। सो गर्भनाल का संक्रमण जो है दोस्तों, गर्भनाल ठीक होने से साफ, यानी कि जो है यदि गर्भनाल ठीक से साफ न किया जाए तो इसमें जीवाणु जो है प्रवेश कर सकते हैं और कहीं ना कहीं संक्रमण फैला सकते हैं। तो इसके लिए इन्हें साफ रखना चाहिए, और यह नवजात शिशुओं के लिए गंभीर जटिलता को पैदा कर सकते हैं, ठीक है? तो ये गर्भनाल संक्रमण का जो है कारण हो सकता है, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है दोस्तों। और संक्रमण के क्या क्या लक्षण है, सो आपको पुनः फिर से बता दूं संक्रमण के लक्षण। सो आधार का लाल या सूजा हुआ दिखना, ये संक्रमण का जो है लक्षण है, क्योंकि यह संक्रमण की पहली निशानी होती है दोस्तों। और लगातार रक्त स्त्राव, यदि गर्भनाल ठीक से नहीं सूख रही है तो रक्त स्त्राव हो सकता है, ठीक है? इसके बाद में लाल या सफेद जो है मवाद का निकलना, यानी कि संक्रमण बढ़ने पर गर्भनाल से जो है बदबूदार मवाद आ सकती है। और बुखार और सुस्ती, यानी कि यह भी संक्रमण गंभीर जो है हो, हो सकता है, यानी कि यदि संक्रमण गंभीर हो जाए तो शिशु को भी बुखार आ सकता है और वह सुस्त और सुस्त महसूस कर सकता है। सो इस प्रकार से चार लक्षण, सॉरी यहाँ पे चार लक्षण रखा मैंने। अब क्यों हो सकता है कि अगले एग्जाम में जो है यहाँ से आप जो है आपसे ये पॉइंटों को भी ऐड करके पूछ सकता है क्वेश्चन, है ना, एग्जाम में। तो ये पॉइंटों को आपको ऐड करना है दोस्तों। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं गर्भनाल संक्रमण से बचाव कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए तो साफ सुथरा जो है रखना, सूखा रखना चाहिए, और संक्रमण से बचाव के लिए नवजात शिशु को स्वच्छ और सुरक्षित माहौल देना चाहिए, और जो है कोई क्रीम यानी कि तेल या घरेलू उपाय लगाने से बचना चाहिए, ठीक है? और यदि कोई लक्षण दिखे तो कहीं ना कहीं तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ठीक है? इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं डब्ल्यूएचओ के अनुसार इन्होंने जो है विकासशील देशों के हर साल लगभग इन्होंने जो आंकड़ा निकाला है वो निकाला है दोस्तों, 10 से 15% नवजात शिशु जो है गर्भनाल संक्रमण से प्रभावित हो रहे हैं। और यह साफ सफाई और उचित देखभाल से जो है गर्भनाल संक्रमण को 90% तक क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और संक्रमण बढ़ाने से जो है सेप्सिस का खतरा कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है, जो कि जानलेवा जो साबित हो सकता है। तो इसके लिए जो है ये सारी जो विधियां हैं और यह साफ सुथरा कहीं ना कहीं रखना चाहिए, ठीक है? तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 28 कंप्लीट होता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब यहाँ पे आप दे पा रहे होंगे, जो कि सभी है, ठीक है? सभी ऑप्शन है, यानी कि आधार व लाल सूजन यदि हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो है गर्भनाल के संक्रमण का कारण को दर्शा रहा है, उसके लक्षण को दिखा रहा है, वो चाहे रक्त स्त्राव हो या फिर पीला या सफेद मवाद का निकलना हो, ठीक है? सो ये सब किसके कारण है, इसके किसके लक्षण है? सो ये गर्भनाल के संक्रमण के कारण लक्षण है, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। काला आजार जो है काला आजार नियंत्रण संक्रमण वर्ष आपको बताना है कि किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में 1980 से 81 या 1990 से 1991 या फिर 2000 से 2001 या फिर 2000 से 2011, है ना, के मध्य में। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। इससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले हम समझते हैं कि कालाजार क्या है ना, कालाजार क्या है, ठीक है? तो ये क्या दोस्तों, इसमें विसेले लिस्मेनियसिस इसे कहा जाता है, ठीक है? तो इसे कहा जाता है साथियों विरेलस लिस्मेनियसिस कहा जाता है, जो कि यह लिस्मेनियसिस सॉरी लिस्मेनिया डोनोवानी, यानी कि यानी किस परजीवी के कारण होता है? तो आपको याद रखना दोस्तों, यह लिस्मेनिया डोनोवानी नामक परजीवी के कारण होता है, ठीक है? सो ये एक सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों, किस
के यानी कि किस जीवाणु के कारण या किस परजीवी के कारण होता है? तो आपको याद रखना है किसके कारण होता है? लिस्मेनिया डोनोवानी, है ना? लिस्मेनिया डोनोवानी, क्योंकि कुछ-कुछ ऐसे नाम होते हैं दोस्तों जिनको जो है हम बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही जो है इनको याद रख पाएंगे। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है जो कि बालू मक्खी के काटने से फैलता है। ठीक है, सो पहला आपको याद रखना है कि जो कालाजार है ये किसके कारण फैलता है, यानी किस बैक्टीरिया या किस परजीवी के कारण फैलता है। सो इसको याद रखना दोस्तों, लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण फैलता है और ये बालू मक्खी के काटने से फैलता है। ठीक है, सो ये सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ, किसके कारण फैलता है, किस परजीवी के कारण फैलता है, ये दोनों पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है। और यह मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश, नेपाल और सूडान और ब्राजील में पाया जाता है। ठीक है, और इसके प्रकोप कहीं ना कहीं इस बीमारी के इन देशों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में कालाजार नियंत्रण के कार्यक्रम की शुरुआत जो है भारत सरकार के द्वारा सन 1977 में यहाँ पे पहली बार किया गया था दोस्तों, जो कि राष्ट्रीय काला आजार जो है राष्ट्रीय काला आजार नियंत्रण कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत जो है 1977 में यहाँ पे किया गया था दोस्तों। और इसका मुख्य उद्देश्य था रोगों की रोकथाम किया जा सके और शीघ्र पहचान और प्रभावी उपचार सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, और 1991 में इसे पुनर्गठित किया गया और अधिक जो है प्रभावी रणनीतियां अपनाई गई इसके तहत। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो कहीं ना कहीं आपको मिल गया होगा कि सन 1977 में क्या किया गया था, इससे भारत में 1977 में जो है इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, और 1977 में तो शुरुआत किया गया, इसके बाद में जो है इन्हें पुनः गठित कब किया गया, सो इसका जो पुनः गठन कब किया गया था, और 1991 में किया गया था। ठीक है, सो यह आपको यहाँ पे याद रखना है। सो 1990 और 1991 के दशक में क्या किया गया, इसको पुनः फिर से इसका गठन किया गया। ठीक है, सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप दे पाओगे 1990 से 1991 के दशक में, या हम कह सकते हैं कि 1977 में यदि हो रहा है और 1991 में है, तो इस प्रकार से आप इसके मध्य का समयकाल निकाल सकते हैं। अब कालाजार के कुछ लक्षण हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे फैक्ट पता होंगे। सो कालाजार के लक्षण क्या है दोस्तों, पहला तो आपको याद रखना, लगातार बुखार यदि आ रहा है तो इसके संकेत है। इसके बाद में वजन में कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है तो इसके संकेत है कालाजार के। इसके बाद में तिल्ली और यकृत का जो कहीं ना कहीं बढ़ना है और तो बढ़ रहा है, तो ये भी इसके संकेत है। और त्वचा का काला पड़ना, या फिर जिससे कि क्या होगा कि सफेद या फिर कालाजार इसे कहा जाता है। सो ये कहीं ना कहीं ये भी जो है कालाजार के लक्षण है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट को लेकर चलता हूं दोस्तों, इसका रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे देखते हैं। सो एंटी लिस्मेनियासिस दवा के माध्यम से जो है इसको काफी हद तक जो है इसका ठीक यानी कि इसको ठीक किया जा सकता है, जो कि एम्फोटेरियासिन बी और साथ ही साथ मिल्टेफोनिसिन के माध्यम से इसको यानी कि इसका रोकथाम किया जा सकता है इन दवाइयों के माध्यम से। ठीक है, और उसके बाद में जो है बालू मक्खी को नियंत्रित करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा मक्खी है जो कि इस बीमारी को फैलाता है। ठीक है, यानी कि इस बीमारी यानी कि इस मक्खी के काटने से फैलता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, नियंत्रण करना होगा जो कि डीडीटी और जो है सिंथेटिक पायरेथ्रोइड स्प्रे के माध्यम से इसको जो है कम किया जा सकता है, यानी कि इसको रोका जा सकता है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। और प्रभावित क्षेत्रों में जो है मच्छरदानी और जो है स्वच्छ बनाए रखना ही इसका रोकथाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है रोकथाम कर सकते हैं। और भारत सरकार के द्वारा इसका जो लक्ष्य रखा गया था दोस्तों 2023 तक भारत में काला आजार जो है उसको पूरी तरह से खत्म करना, और WHO के अनुसार जो है काला आजार जो है दुनिया की दूसरी सबसे घातक परजीवी बीमारी से माना जाता है, जो कि मलेरिया के बाद में है। ठीक है, सो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और में जो है भारत में सबसे अधिक मात्रा में ये इन राज्यों में देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, सो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। ठीक है, सो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पाओगे दोस्तों, क्या 1990 से 1991 के दशक में, यानी कि कालाजार जो है नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। सो कब किया गया था दोस्तों, 1977 में किया गया था। अब 1977 कब दिख रहा है आपको, 1977। सो 1977 से और जो है इसका पुनर्गठन कब किया गया, फिर से पुनर्गठन 1991 में किया गया है ना। तो 1977 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं यदि हम देखें तो 1977 प्रारंभ की बात कर रहा है ना। तो ये किया गया था साथियों 1900 सॉरी इसका राइट आंसर होना चाहिए 1980, है ना, से 81 के मध्य में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि किस न्यूनता रोग को 3DS का रोग कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किस न्यूनता रोग को 3DS का रोग कहा जाता है। सो पहला ऑप्शन है दोस्तों स्कर्वी रोग, सेकंड ऑप्शन है बेरी बेरी, थर्ड ऑप्शन है पेलेग्रा,
और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों रिकेट्स, है ना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है। इस क्वेश्चन को मैं और यहाँ पे करेक्ट करता हूँ दोस्तों, मुझे थोड़ा सा आप समय दीजिएगा, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं व्यक्ति को नॉट क्वालिफाई तक लेके जाता है, उससे फेलियर साबित करता है। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ही सतर्कता से पढ़ना चाहिए और हर एक पॉइंट को समझना चाहिए। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, इसको मैं और यहाँ पे क्लियर करता हूँ। इससे पहले हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किस न्यूनता रोग को 3 DS का रोग कहा जाता है। सो ऑप्शन है स्कर्वी रोग, बेरीबेरी, पेलेग्रा और रिकेट्स, है ना। सो इससे पहले हम यहाँ पे समझते हैं 3DS रोग क्या है। सो ये क्या है दोस्तों, ये पेलेग्रा को 3DS रोग यानी कि पेलेग्रा को 3DS रोग भी कहा जाता है, जो कि क्योंकि इसमें 3 प्रकार के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। पहला त्वचा रोग, यानी कि त्वचा में जलन, खुजली और लाल धब्बे। तीसरा दस्त, पाचन तंत्र में गड़बड़ी और बार बार पतला मल निकलना, ठीक है। इसके बाद में मनोभ्रंश यानी कि मानसिक अस्थिरता, यानी कि याददाश्त में कमी, चिड़चिड़ापन और भ्रम, है ना। तो इसी कारण इसे 3DS कहा जाता है, यानी कि इसे पेलेग्रा भी यानी कि पेलेग्रा रोग को 3DS कहा जाता है। और ये 3DS इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें मुख्यतः 3 लक्षण दिखाई देते हैं, और ये 3 लक्षण कौन कौन से हैं? त्वचा में रोग, दस्त और मनोभ्रंश यानी कि मानसिक अस्थिरता, ठीक है। तो इस प्रकार से इन पॉइंटों को आपको याद रखना है। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं पेलेग्रा रोग का कारण क्या है। तो यहाँ जो है नियासिन, यानी हम कह सकते हैं कि विटामिन B3 की कमी के कारण ये रोग हमें देखने को मिलता है दोस्तों। और जिन लोगों को आहार जो है मक्का यानी कि आहार के रूप में मक्का यानी कि आहार के रूप में मक्के पर आधारित होते हैं, उनमें खासकर ये बीमारी हमें ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि मक्के में जो है नियासिन और जैव उपलब्धता की कमी होती है, ठीक है। सो ये इसका कभी भी आपको पूछा जा सकता है। सो ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है दोस्तों। सो जो लोग जो है मक्का, या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जिन ऐसे लोग जो मक्के का पोषक के रूप में अधिक यानी कि आहार के रूप में अधिक सेवन करते हैं, उनको कौन सा बीमारी हो सकता है। सो पेलेग्रा रोग हो सकता है, ठीक है। और ये क्यों हो सकता है इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, क्योंकि मक्के में जो है इन तत्वों की कमी कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद में इसके लक्षण क्या है दोस्तों? कमजोरी और थकान, है ना। उसके बाद में भूख की कमी या वजन घटना। इसके बाद में त्वचा पर जो है धूप के संपर्क में आने से जलन और जो है काले धब्बे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। तो ये पेलेग्रा के लक्षण है दोस्तों। और मानसिक समस्याएं जैसे कि भ्रम और अवसाद, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लक्षण है दोस्तों, जो कि आपको याद रखना है। अब इसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है? सो रोकथाम हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। सो रोकथाम कैसे कर सकते हैं? हम विटामिन B3 जो है युक्त आहार हमें लेना चाहिए, जैसे कि मांस, अंडे, दूध, साबुन, अनाज जो है, मूंगफली और आहार वाली जो सब्जियां हैं, इनका सेवन करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से गंभीर है, या हम कह सकते हैं कि नियमित रूप से गंभीरता से पीड़ित है ना, यानी इसकी कमी से पीड़ित है, तो डॉक्टर को नियमित रूप से यानी कि बताना चाहिए, जिससे कि वो सप्लीमेंट दे सके, यानी कि सही उपचार उसका बता सके दोस्तों, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पुनः फिर से हम यहाँ पे देखते हैं, जो कि पेलेग्रा को जो है 4DS रोग भी कहा जाता है दोस्तों। ऐसा क्यों? सो आपको याद रखना है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो शुरुआत क्योंकि गंभीर मामले में मृत्यु की जो है, डेथ की जो संभावना है, कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। सो इसीलिए इसे जो है 4DS भी कहा जाता है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट अगला पॉइंट जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, 20वीं सदी की शुरुआत में जो है यह रोग गरीब समुदाय में अधिक पाया जाता था, लेकिन अब जो है यह दुर्लभ हो चुका है। सो ये कहीं ना कहीं गरीब जो समुदाय है, उनमें खासकर ज्यादातर देखने को मिलता था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जो WHO के अनुसार जो है नियासिन की कमी अब जो है विकासशील देशों में मुख्य रूप से कुपोषण और जो है अल्कोहलिक लीवर डिजीज से जुड़ी हुई है। सो ये इस प्रकार से जो है यहाँ पे WHO ने अपने पॉइंट को ऐड किया है दोस्तों, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है कि WHO के अनुसार नियमित यानी कि नियासिन की कमी का कारण जो है कहीं ना कहीं विकासशील देशों में देखने को मिल रहा है, और ये खासकर जो है इसका मुख्य कारण जो है यानी कि मुख्य रूप से कुपोषण और अल्कोहलिक लिवर डिजीज के से जुड़ी हुई मामला यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों। सो इस प्रकार से हमने इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखा दोस्तों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, क्या यानी कि यह जो है यानी किस न्यूनता के रोग
को जो है डीएस रोग कहा जाता है, इसे कहा जाता है पेलाग्रा रोग को। ठीक है, सो इस प्रकार से आपको याद रखना है। इससे पहले हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है 1977। वैसे यदि हम देखें इसका राइट आंसर तो 1977 है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन अलग अलग रखा है। तो इनमें से आपको देखना है कि 1977 में तो हमने देखा कि जो है ये स्टार्ट किया गया था, है ना, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे हमें पिछले जो पेपर हुआ था 2017 में, है ना, सो उसमें ऑप्शन इन्होंने अलग रखा है। सो इसे आप एक बार अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों। वैसे सन 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी। सो 1977 में शुरुआत हुई थी और 1991 में इसका पुनः गठन हुआ था। ठीक है, सो इसके मध्य में कौन सा आ सकता है? सो पहला ऑप्शन ही हमें इसका शुरुआती वर्ष यदि हम देखें, सो यही हमें देखने को मिलेगा 1980 से 81 के मध्य में, है ना। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा, तो इसे करेक्ट करना है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वैसे मैंने हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्लास यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। और ये क्लास आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा। और ऐसे ही बहुत सारे क्लासेस इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। उन क्लासेसों को भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि उनका पूरा प्ले लिस्ट बनाया गया है जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। और ये ऐसे क्लासेस है जो कि आपका रिविजन बहुत अच्छा से होगा इनके माध्यम से। और इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, सो वहां से जाकर आप डाउनलोड करके इसको पुनः फिर से रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।